किसी भी संगठन का आधार उसकी संरचना पर निर्भर करता है। संरचना यह निर्धारित करती है कि कार्य कैसे विभाजित किए जाएंगे, समन्वय कैसे स्थापित होगा और निर्णय किस स्तर पर लिए जाएंगे। संगठनात्मक व्यवहार में संरचना का अध्ययन इस दृष्टि से किया जाता है कि यह व्यक्ति और समूहों के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। एक प्रभावी संरचना संगठन को उसकी रणनीतियों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है, जबकि एक त्रुटिपूर्ण संरचना कार्यकुशलता में बाधा बन सकती है। संगठनात्मक संरचना वह प्रणाली है जो संगठन के भीतर कार्यों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अधिकारों का औपचारिक वितरण करती है। यह उन संबंधों को भी स्पष्ट करती है जिनके माध्यम से सूचना का प्रवाह, नियंत्रण और समन्वय स्थापित होता है। प्रमुख परिभाषाएं रॉबिन्स 1990 के अनुसार संगठनात्मक संरचना कार्यों का विभाजन, समूहीकरण और समन्वयन की औपचारिक व्यवस्था है। स्टेफर्ड बियर के अनुसार संगठनात्मक संरचना उन भूमिकाओं और अधिकार रेखाओं का नेटवर्क है जिसके माध्यम से संगठन के उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। गैरेथ आर. जोन्स के अनुसार यह एक औपचारिक प्रणाली है जो कार्यों और सूचना प्रवाह को इस तरह विन्यस्त करती है कि संगठन प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके। सरल शब्दों में संगठनात्मक संरचना यह तय करती है कि कौन क्या करेगा, किसे रिपोर्ट करेगा और किस प्रकार संगठन के भीतर कार्यों का संचालन होगा। कार्य विभाजन यानी वर्क स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब है कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना ताकि दक्षता बढ़े। विभागीकरण या डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें समान कार्यों को समूहों में बांटा जाता है जैसे कि विपणन विभाग, वित्त विभाग आदि। फिर आता है श्रृंखला आदेश यानी चेन ऑफ कमांड, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि किसे किसका आदेश मानना है। नियंत्रण सीमा या स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसका तात्पर्य है एक प्रबंधक के अधीन सीधे रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों की संख्या। केंद्रीयकरण बनाम विकेंद्रीयकरण, इसमें देखा जाता है कि निर्णय लेने का अधिकार शीर्ष प्रबंधन के पास है या निचले स्तरों तक फैला है। और अंत में औपचारिकता यानी फॉर्मलाइजेशन, इसमें कार्यों और प्रक्रियाओं का लिखित रूप से परिभाषित होना शामिल है। संगठनात्मक संरचना कई प्रकार की होती है जो संगठन के आकार, कार्यों, उद्देश्यों और वातावरण के अनुसार चुनी जाती है। नीचे प्रमुख प्रकारों का विश्लेषण प्रस्तुत है। कार्यात्मक संरचना या जिसे इंग्लिश में फंक्शनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसमें संगठन को कार्यों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त आदि। इसमें समान कार्यों को एक साथ समूहित किया जाता है। इससे विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता है और संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। अगर हम लाभ की बात करें तो कार्यात्मक संरचना से दक्षता और विशेषज्ञता में वृद्धि होती है। कार्यों का स्पष्ट विभाजन रहता है और प्रशिक्षण तथा विकास में भी सुविधा मिलती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि विभागीय दृष्टिकोण विकसित हो सकता है, संचार में बाधा आ सकती है और कभी-कभी समग्र संगठनात्मक लक्ष्यों की उपेक्षा भी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अधिकांश छोटे से मध्यम आकार के व्यवसाय जैसे कि स्थानीय बैंक्स कार्यात्मक संरचना का पालन करते हैं। प्रभागीय संरचना में संगठन को उत्पाद, भौगोलिक क्षेत्र या ग्राहक के आधार पर विभाजित किया जाता है। इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। हर प्रभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और हर प्रभाग के पास अपने स्वयं के कार्यात्मक विभाग होते हैं। चलिए इसके लाभों की बात करते हैं। सबसे पहले उत्पाद या क्षेत्र पर केंद्रित दृष्टिकोण मिलता है। निर्णय लेने में भी तेजी आती है और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं। संसाधनों की प्रतिकृति यानी डुप्लीकेशन हो सकता है। समन्वय में कठिनाई आती है और लागत में भी वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पर कोका कोला और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रभागीय संरचना अपनाती हैं। तीसरा प्रकार है मैट्रिक्स संरचना। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है। यह संरचना कार्यात्मक और प्रभागीय संरचनाओं का संयोजन होती है, जिसमें कर्मचारी एक साथ दो रिपोर्टिंग संबंधों यानी कार्यात्मक प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: दोहरे अधिकार रेखाएं, लचीलापन और गतिशीलता और परियोजनाओं पर विशेष ध्यान।
अब बात करते हैं मैट्रिक्स संरचना के लाभ और नुकसान की। इसके लाभों में शामिल है संसाधनों का अधिकतम उपयोग, विशेषज्ञता का लाभ और परियोजना प्रबंधन में सुविधा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे अधिकारों और जिम्मेदारियों में भ्रम, संघर्ष और तनाव की संभावना और निर्णय लेने में देरी। उदाहरण के तौर पर एयरबस और बोइंग जैसी कंपनियां मैट्रिक्स संरचना का प्रयोग करती हैं। टीम आधारित संरचना में संगठनात्मक सीमाओं को तोड़कर कर्मचारी टीमों में काम करते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले इसमें स्वायत्त टीमों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में लचीलापन होता है। साथ ही नवाचार और रचनात्मकता को भी खूब प्रोत्साहित किया जाता है। अगर हम लाभ की बात करें तो टीम आधारित संरचना बेहतर सहयोग और संचार को बढ़ावा देती है। इसके अलावा निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है और कर्मचारियों की प्रेरणा भी काफी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी हैं, जैसे भूमिकाओं में अस्पष्टता आ सकती है, टीम में संघर्ष की संभावना बनी रहती है और प्रबंधन में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर सॉफ्टवेयर विकास कंपनियां जैसे कि गूगल टीम आधारित संरचना का उपयोग करती हैं। पांचवां है परियोजना आधारित संरचना। इसमें संगठन अलग अलग परियोजनाओं पर केंद्रित होता है और हर परियोजना के लिए अस्थायी टीमें बनाई जाती हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। परियोजना के अनुसार टीमों का गठन और फिर समय आने पर उनका विघटन। साथ ही परियोजना प्रबंधक को प्रमुख अधिकार दिए जाते हैं। इसके लाभों की बात करें तो इसमें लचीलापन और अनुकूलनशीलता मिलती है। नवाचार को भी इसमें काफी प्रोत्साहन मिलता है और परियोजनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया संभव हो पाती है। अब इसके नुकसान भी हैं। अस्थिरता एक बड़ी चुनौती हो सकती है। संसाधनों का असंतुलन भी देखने को मिलता है और कभी-कभी परियोजनाओं के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर परामर्श फर्में जैसे कि एक्सेंचुअर इस संरचना का पालन करती हैं। नेटवर्क संरचना की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा यह है कि यह संरचना संगठन के भीतर आवश्यक कार्यों को बाहरी विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं या फिर भागीदारों को आउटसोर्स करके एक नेटवर्क के रूप में काम करती है। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कि संगठन अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और बाहरी संस्थाओं से साझेदारी करता है। अगर हम नेटवर्क संरचना के लाभ देखें तो सबसे पहले लागत में कमी आती है। इसके अलावा लचीलापन मिलता है और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी होता है। वहीं इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि गुणवत्ता नियंत्रण में कठिनाई, निर्भरता की समस्या और गोपनीयता का जोखिम। उदाहरण के तौर पर नाइकी ने अपने अधिकांश उत्पादन को बाहरी ठेकेदारों को सौंपकर नेटवर्क संरचना अपनाई है। संगठनात्मक संरचना न केवल कार्य प्रवाह और निर्णय प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, बल्कि कर्मचारियों के व्यवहार, प्रेरणा, प्रदर्शन और संतोष पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, संचार प्रवाह संरचना यह तय करती है कि जानकारी कैसे और कितनी तेजी से प्रसारित होगी। दूसरा, भूमिका स्पष्टता। स्पष्ट संरचना कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बारे में स्पष्टता प्रदान करती है। तीसरा, नवाचार पर प्रभाव। लचीली और कम औपचारिक संरचनाएं नवाचार को बढ़ावा देती हैं, जबकि कठोर संरचनाएं रचनात्मकता को बाधित कर सकती हैं। चौथा, सामाजिक पहचान। विभागीय संरचनाएं समूह पहचान को मजबूत करती हैं, लेकिन हम बनाम वे की भावना भी पैदा कर सकती हैं। पांचवां, सत्ता और राजनीति संरचना शक्ति के वितरण और राजनीतिक खेलों को आकार देती है। छठा, तनाव और संतोष। अत्यधिक कठोर संरचना या अस्पष्ट भूमिकाएं कर्मचारियों में तनाव और असंतोष को जन्म दे सकती हैं। सबसे पहले, संगठन का आकार। बड़े संगठनों को औपचारिक संरचना की आवश्यकता होती है, जबकि छोटे संगठनों में लचीलापन चलता है। दूसरा, प्रौद्योगिकी। जटिल प्रौद्योगिकी वाले संगठनों को लचीली संरचनाओं की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा, पर्यावरण। गतिशील और अनिश्चित वातावरण वाले संगठनों को अधिक अनुकूलनीय संरचनाएं चाहिए। चौथा,
रणनीति संगठन की दीर्घकालिक रणनीति संरचना को निर्देशित करती है। पांचवां, सांस्कृतिक कारक संगठन की आंतरिक संस्कृति भी संरचना के प्रकार को प्रभावित करती है। संगठनात्मक संरचना किसी भी संगठन के कार्य और सफलता का मूलभूत आधार है। यह केवल कार्य विभाजन या रिपोर्टिंग रेखाओं का ही विषय नहीं है, बल्कि यह संगठन के भीतर व्यवहार, संचार, निर्णय प्रक्रिया, शक्ति संतुलन और नवाचार के स्तर को भी निर्धारित करती है। प्रत्येक संरचना के अपने लाभ और चुनौतियां होती हैं, और सही संरचना का चयन संगठन के उद्देश्यों, वातावरण और रणनीति के साथ मेल खाने पर निर्भर करता है। भविष्य में जैसे जैसे संगठन अधिक वैश्विक, प्रौद्योगिकी प्रेरित और ग्राहक केंद्रित होते जाएंगे, संगठनात्मक संरचनाओं में भी अधिक लचीलापन, सहयोग और नेटवर्किंग की आवश्यकता होगी। संगठनात्मक व्यवहार के छात्रों और प्रबंधकों के लिए यह समझना आवश्यक है कि संरचना केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा तंत्र है जो लोगों के व्यवहार को आकार देता है और अंततः संगठन की समग्र प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।